सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने महासागरों के बारे में पढ़ाया था। हमने महासागरों के बारे में डिटेल से जाना था। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है महासागरीय जलधाराओं के ऊपर। इससे पहली वीडियो में महासागरों को कराने का औचित्य इतना था जिससे आपको महासागरीय जलधाराएं आसानी से समझ में आ सके। क्यों? यदि आपको महासागरों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप महासागरीय जलधाराओं को नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है। ठीक है, तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो महासागरीय जलधाराओं पर चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म जलधारा है और इनका निर्माण, मतलब गर्म जलधारा का निर्माण क्यों होता है, ठंडी जलधारा का निर्माण क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं महासागरीय जलधाराएं किन्हें कहते हैं। देखिए, जलधारा जो होती है वो महासागरों में एक निश्चित जल राशि, एक निश्चित क्षेत्र की जल राशि एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में जो गति करती है उसे ही हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। जैसे मान लो ये महासागर है, तो इसमें इतने बीच का कोई एरिया, यहाँ पर एक पानी ने, यहाँ के इतने पानी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया एक निश्चित वेलोसिटी, यानी एक निश्चित वेग से और एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, तो इसे ही हम महासागरीय जलधारा कहेंगे। यदि इसकी गति अनियमित है और दिशा भी अनियमित है तो इसे हम ड्रिफ्ट यानी प्रवाह कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए महासागरीय जलधारा जो होती है उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जलधारा की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो देखिए, महासागरीय जलधाराएं बनती क्यों है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है अपनी एक्सिस पर, यानी जो रोटेशन है हमारी अर्थ का। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, तो इसका जो मूवमेंट है अपनी एक्सिस पर, जहाँ ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो मूव करती है वो इस तरफ घूमती है, यानी वेस्ट से ईस्ट घूमती है। तो जब वेस्ट से ईस्ट घूमेगी तो इसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित जो हवाएं हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर बल लगाएंगे। यानी जैसे हम कभी पैदल चलते हैं और हमने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया तो हमको महसूस होता है जो वायु है, यानी जो हवा है, हमें पीछे की तरफ धकेल रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम जब भाग रहे हैं इस वजह से वो हमें महसूस होती है। तो इसी कारण जब पृथ्वी की जो गति होगी वेस्ट टू ईस्ट, जब ये घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, तो हवाएं इस तरफ बल लगाएंगी। तो इसका मतलब ये है जो जितने भी समुद्र हैं, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, जब हमारी पृथ्वी इधर से इधर घूमेगी तो हवाएं जो हैं इधर से इधर बल लगाएंगी। इस बल को ही हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इस कोरियोलिस बल के कारण जितना भी महासागरों का जल है, ये जितने भी महासागर हैं, मैंने आपको बताया था, ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, सदर्न ओशन है और ये आर्कटिक ओशन है। तो इन ओशियंस का जल जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि हवाएं इस तरफ बल लगा रही हैं, तो अपने साथ वो पानी को भी इधर की तरफ ही बहाकर ले जाएंगी। तो आपको बस एक चीज समझनी है कि जो इन महासागरों का जल है, देखिए मैं ठंडी जलधारा को गर्म से, मतलब ठंडी गर्म जलधारा जो होंगी उन्हें डिफरेंट कलर से डिनोट करूंगा। इस रेड से मैं गर्म जलधारा को और ठंडी जलधारा को मैं ब्लू कलर से। तो जब यहाँ पर पानी जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और आपको एक बात भी पता होना चाहिए, जो हमारी अर्थ है, एक तो कोरियोलिस बल हो गया, जो इक्वेटर है, हमारे इक्वेटर पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इन ध्रुवों पर, यानी इस नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो इसी कारण इस स्थान पर, लगभग इस भूमध्य सागर के आसपास के स्थान पर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक होता है और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब जो जलधाराएं यहाँ से बननी शुरू होंगी वो गर्म जलधाराएं बनेंगी और यहाँ से जो जलधाराएं बनेंगी वो ठंडी जलधाराएं बनेंगी। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये हमारी इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर जो प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पर, इसका सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ेगा, तो यहाँ जो जलधाराएं बनेगी, यहाँ का पानी जो होगा हमेशा गर्म होगा। देखिए इधर मूवमेंट करना ये शुरू कर देगी। तो ये जो जलधारा बनी इसे हम, देखिए यहाँ विषुवत है, विषुवत रेखा है, और यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उसी के नाम पर हमने इन्हें नाम दे दिया, इसे दिया दक्षिणी विषुवतीय जलधारा।
क्योंकि ये जलधारा जो है वो इस इक्वेटर के नीचे यानी दक्षिण में है, तो विषुवत रेखा के दक्षिण में, तो इसी वजह से हमने दक्षिण विषुवतीय जलधारा इसे नाम दिया। तो इसी तरह से जो इसके ऊपर वाली जलधारा है इसका नाम जो होगा ये हो जाएगा उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, आपको दक्षिणी विषुवतीय जलधारा यहां पर और यहां पर भी उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसी तरह से यहां पर भी इसका यही नाम होगा और इसका उत्तरी विषुवतीय जलधारा, इसका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, क्योंकि ये विषुवत के नीचे बह रही है। जलधारा और इसी तरह से इस गोलार्ध में भी उत्तरी विषुवतीय जलधारा और इसी में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो अब जो है ये जलधारा, अब आप एक बात बताइए, जहां पर ठंडी जलधाराएं जो हैं वो किस से किस तरफ चलेंगी? ठंडी जलधाराएं हमेशा, देखिए ठंडा पानी किधर है? पोल्स पर, यानी इन ध्रुवों पर ठंडा पानी है, तापमान कम होता है तो इस वजह से यहाँ पर पानी महासागरों का ठंडा होता है और यहाँ पर गर्म होता है। तो इससे एक चीज जो निकल कर आई हमारे सामने वो ये है कि गर्म जलधाराएं हमेशा इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी। गर्म जलधाराएं, जब यहाँ का पानी गर्म है तो यहाँ से जो गर्म जलधाराएं बनेंगी वो पोल की तरफ चलेंगी यानी ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों से ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखा की तरफ। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ठंडी जलधाराएं किस तरह से गति करती हैं, तो इसका मतलब उत्तरी यानी ध्रुवों से, उत्तरी हो सकता है या दक्षिणी हो सकता है, इन ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ गति करती हैं। तो आपको एक चीज और पूछता हूं मैं, क्या जो ठंडी जलधाराएं वाष्पन की दर को बढ़ाती हैं घटाती हैं? देखिए किसी भी समुद्र का पानी है, महासागर का पानी है, यदि जहां टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब वाष्पीकरण, पानी का जो वाष्पीकरण होगा वो ज़्यादा होगा, पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहां पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो वर्षा को प्रेरित करती हैं यानी वो वर्षा अधिक करवाती हैं। जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधारा क्या होंगी? वहाँ वाष्पन कम होगा, जहाँ ठंडे मौसम होगा वहाँ पर पानी का वाष्पीकरण कम होगा और बारिश कम होगी। इसी कारण जो ठंडी जलधाराएं हैं वो मरुस्थल का निर्माण करेंगी और गर्म जलधाराएं वर्षा को प्रेरित करेंगी। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस वाले पर हम चर्चा करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का एक तट है जिसे हम फ्लोरिडा बोलते हैं। इस फ्लोरिडा के तट से टकराती है ये धारा और यहाँ पर इसे फ्लोरिडा की जलधारा नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? फ्लोरिडा की जलधारा। तो मैं इसे मिटाता हूं, तो आपको इस धारा का नाम पता होना चाहिए, फ्लोरिडा की जलधारा। और ये कैसी होगी? गर्म जलधारा। क्यों होगी? क्योंकि विषुवत की तरफ से इधर की तरफ बह रही है, यहाँ पर जो पानी होगा वो गर्म होगा, इस वजह से जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा। अब इसी जलधारा ने आगे बढ़ना शुरू किया तो इसी का नाम पड़ गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, यानी इसे हमने गल्फ स्ट्रीम नाम दे दिया। ये भी गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक सी है, यहाँ एक सागर है जिसे हम बोलते हैं लेब्राडोर सी। इस सी का नाम क्या है? लेब्राडोर सी, यानी लेब्राडोर सागर। इस सागर से एक जलधारा निकल कर आएगी, उसे हम बोलेंगे लेब्राडोर की जलधारा। तो इस जलधारा का नाम क्या हुआ? मैं यहां लिख दूं लेब्राडोर जलधारा। यहां से एक विषुवतीय, उत्तरी विषुवतीय जलधारा चली और यहाँ फ्लोरिडा के तट से टकराई और फ्लोरिडा की जलधारा बन गई और आगे चलकर ये धारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और ऊपर से एक लेब्राडोर सी है, यहाँ से जो एक जलधारा आकर इससे टकराती है तो यहाँ पर ये कौन सी धारा आती है? लेब्राडोर की जलधारा। और जहाँ पर ये टकराती हैं, देखिए एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा जहाँ टकराएंगी तो क्या होगा? ठंडी जलधारा का घनत्व अधिक होगा और गर्म का कम होगा। जब ये धाराएं टकराएंगी, देखिए ये ठंडी जलधारा आई और ये गर्म जलधारा, जब ये दोनों टकराएंगी तो ठंडा पानी हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगा और गर्म पानी इसके ऊपर मूव करेगा। तो इस तरह से मूव करने के बाद जब ये जलधारा नीचे जाएंगी तो जो इस सागर में घास होंगी, जो इसके अंदर घास होंगी, जिन्हें प्लैंकटन घास बोलते हैं,
तो वो इनके टकराने से ये घास ऊपर निकल कर आ जाएगी, यानी सतह पर निकल कर आ जाएगी। जब इसे सतह पर निकल कर आएगी तो यहाँ पर मछलियाँ अत्यधिक आकर्षित होंगी, यानी यहाँ पर मछलियाँ कैसी पाई जाएंगी, अधिक मात्रा में पाई जाएंगी, क्योंकि जो घास यहाँ पर खाती हैं मछलियाँ वो अत्यधिक आकर्षित होंगी। और उन छोटी मछलियों को खाने के लिए यहाँ पर बड़ी मछलियाँ भी आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पर मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। ये जो जगह है ये मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। और अब क्या काम करते हैं हम, जब ये दोनों जलधाराएं टकराएं तो यहाँ पर एक ड्रिफ्ट यानी प्रवाह का निर्माण होगा और ये इस तरह से आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। और जब इस तट से टकराएंगी यहाँ पर, तो एक जलधारा जब टकराएगी तो यहाँ से एक जलधारा का निर्माण होगा जिसका नाम हम देंगे केनारी की जलधारा। यानी आपको जो ये नाम है क्या पता होना चाहिए, केनारी, केनारी जलधारा। अब आप देखिए, मैंने आपको ओशियंस में, महासागरों में एक सरगेसो सागर बताया था और मैंने बताया था आपको वो एकमात्र ऐसा सागर है जो चारों तरफ से यानी दो तरफ से किसी भी स्थल से घिरा हुआ नहीं हो। देखिए सागर क्या होता है, दो तरफ से स्थल से घिरा हुआ और एक बड़े महासागर में जुड़ा हुआ। तो यहाँ जो एक साइकिल बन रही है, मैं आपको यहाँ नाम मिटाकर दिखाता हूं। देखिए, तो यहाँ जो एक साइकिल बन रही है तो इसके बीच का जो पूरा स्थान होगा इसी को हम सरगेसो सागर नाम देंगे। तो मैंने आपको बताया था, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सरगेसो सागर कैसे बना और हम इसे क्यों सरगेसो सागर कहते हैं इसका भी बताऊंगा। सरगेसो जो नाम है, सरगेसो सागर, सरगेसो सागर, इसका नाम पुर्तगाल में एक पाई जाने वाली घास जिसका नाम है सरगेसम। क्या नाम है, सरगेसम। इस घास के नाम पर पड़ा है और उसका नाम है सरगेसो सागर। ये पुर्तगाल में पाई जाती घास और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, यानी भूरे कलर की घास होती है। ऐसा नहीं है कि ये घास जो यहाँ पर इस सरगेसो सागर में पाई जाएगी वो पुर्तगाल में पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि सरगेसम नाम के आधार पर वहां पर एक घास पाई जाती है, उस घास के नाम पर इस सागर का नाम सरगेसो सागर नाम रखा गया है। यहाँ पर घास की अधिकता होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने सरगेसो सागर जो बताया था पिछली वीडियो में, ये आप समझ गए होंगे इसका स्थल कोई क्यों नहीं है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है महासागरीय जलधाराओं के द्वारा होता है। सरगेसो सागर का निर्माण महासागरीय जलधाराओं के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये आपको नाम बताता हूं दोबारा। देखिए, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवतीय महासागरीय जलधारा। अब यहां से आगे बढ़ी तो ये फ्लोरिडा की जलधारा बनी और इसे आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना गया। और ऊपर से एक लेब्राडोर सागर से एक धारा निकल कर आई जिसे हम बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा। और जहां पर ये दोनों टकराई, जहां पर ये मिली, वहां पर घास का उत्पादन अधिक होता है। इस वजह से यहाँ पर मछलियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और ये स्थान मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। और यहाँ पर ये टकराई, यहाँ से एक ड्रिफ्ट यानी प्रवाह का निर्माण हुआ और ये यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पर एक जलधारा का फिर निर्माण हुआ जो इस तट से टकराई। और ये ठंडी जलधारा होगी। ठंडी क्यों होगी? क्योंकि ये ऊपर ठंडे स्थान से नीचे गर्म स्थान की तरफ आ रही है, तो इस वजह से ठंडी जलधारा होगी और इसका नाम होगा केनारी जलधारा। केनारी जलधारा, ठीक है। ये हो गई केनारी जलधारा। अब एक जलधारा यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, एक जलधारा ऊपर की तरफ गई। अब ये जलधारा गर्म जलधारा होगी और इसका नाम होगा नॉर्वेजियन जलधारा। गर्म जलधारा को हम रेड कलर से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगी नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जबकि ठंडा स्थान यहां पर है, गर्म स्थान यहां पर है, तो ये ठंडी क्यों है और ये गर्म क्यों है? देखिए, यहाँ का तापमान यहाँ के तापमान की अपेक्षा अधिक कम होगा। जब ये कम तापमान है, यहाँ के पानी का तापमान इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो पानी जाएगा वो गर्म जाएगा और ऊपर कैसा होगा, ठंडा। तो इस वजह से कैसी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखो, जो गल्फ स्ट्रीम है, इस गल्फ स्ट्रीम के कारण जब ये धारा यहाँ से आगे बढ़ती है तो इस गल्फ स्ट्रीम के कारण ही इस यूरोप का तापमान, जब इसका पानी यहाँ पर जाएगा गर्म पानी, तो यहाँ पर जो यूरोप है
यहाँ पर ठंडा स्थान पाए जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर ठंड पड़ती है, तो इस गल्फ स्ट्रीम के कारण ही यहाँ पर तापमान हल्का सा बढ़ जाता है और मौसम एक सुहाना सा बन जाता है। इसी वजह से इस गल्फ स्ट्रीम को हम यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, यानी हल्का सा यहाँ पर तापमान बढ़ा देती है, इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक मुख्य धाराएं पता चल गई होंगी। अब यहाँ से आपको आसानी से याद हो सकता है, फ्लोरिडा के तट से टकराई फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कैनारी और नॉर्वेजियन। अब हम देखते हैं दक्षिण विषुवतीय जलधारा के बारे में। ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा जब आगे बढ़ेगी, एक बहुत बड़े बीच क्षेत्रफल में चलती हैं जलधाराएं, जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये ब्राज़ील के तट से, देखिए यहाँ पर एक देश पाया जाता है, यहाँ पर देश पाया गया जाता है, एक देश है जिसे हम ब्राज़ील बोलते हैं। जब ये ब्राज़ील के तट से टकराएगी तो इसे हम बोलेंगे ब्राज़ील की जलधारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जलधारा पाई जाएगी वो ब्राज़ील की जलधारा होगी, और कैसी होगी? गरम। गरम क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है और यहाँ पर तापमान अधिक होता है, यहाँ का तापमान कम होता है, तो इस वजह से ये कैसी जलधारा होगी? गरम जलधारा। तो ये ब्राज़ील की जलधारा हो जाएगी। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के यहाँ तट पर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है फॉकलैंड। तो यहां से एक जलधारा ऊपर की तरफ चलती है, आपको इसके नाम से याद रखना है। यहाँ पर कौन सा द्वीप पाया जाता है? फॉकलैंड। तो जब फॉकलैंड के सहारे से एक जलधारा जाएगी तो इसे हम बोलते हैं फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, ये हो गई फॉकलैंड की जलधारा। अब यहां पर ड्रिफ्ट चलती है। अब ऐसा होता है, अब जैसे ही आगे हम चलते हैं तो यहां से एक जलधारा फिर जाती है, और ये कहाँ जाएगी? ये ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि ये पोल की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, यानी ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। तो ये कैसी ठंडी जलधारा होगी, और इसका जो नाम है वो है बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा कैसी जलधारा होगी? ये ठंडी जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि ये पोल की तरफ से आ रही है, ठंडे प्रदेश की तरफ से आ रही है, और किधर जा रही है? विषुवत रेखा की तरफ। तो इस वजह से इसका नाम ये कैसी ठंडी जलधारा होगी। तो आपको यहाँ की जलधाराएं, अटलांटिक ओशन यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जलधाराएं और साउथ अटलांटिक ओशन की जलधाराओं के बारे में जानकारी हो चुकी है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ से जो चलेंगे गर्म और यहाँ से जो आएंगी ठंडी, और आपको इनका नाम आसानी से याद हो सकता है। अब हम देखते हैं हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में। देखिए दक्षिण विषुवतीय जलधारा, इसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब यहां से जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो एक चीज देखें आप, यहां पर एक अफ्रीका का द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है ये? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के पास जब ये जलधारा पहुंचेंगी तो ये जलधारा कैसी होंगी? गर्म जलधारा, क्योंकि विषुवत की तरफ से आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है। तो ये जलधारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट जो इस मेडागास्कर के पश्चिम में चला जाएगा और एक पार्ट मेडागास्कर के पूर्व की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इनके दोनों के अलग अलग नाम हैं। इन दोनों का नाम क्या होगा? देखिए इसका नाम होगा मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा। और इस वाली का नाम हो जाएगा अगुलहास की जलधारा, यानी इसका नाम है अगुलहास जलधारा। तो आपको यहां क्या पता चला? जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जब उसने नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, इस तट से टकराकर जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसको एक का नाम हमने मोजाम्बिक जलधारा, दूसरे का नाम अगुलहास जलधारा। दो गर्म करंट, ये कौन सी होंगी? गर्म जलधाराएं। अब इसी तरह से यहाँ पर भी ड्रिफ्ट का प्रभाव होगा, और यहाँ से एक बाद में आगे चलकर एक जलधारा का फिर निर्माण होगा जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा। क्यों? क्योंकि पोल की तरफ से आ रही है।
यहाँ का तापमान अधिक, यहाँ का तापमान कम, यहाँ का पानी गर्म, यहाँ का पानी ठंडा। तो इस वजह से जो पानी आएगा यहाँ से ये ठंडा आएगा। तो इस वजह से ये जो जलधारा होगी यानी करंट जो होगी, जिसे हम इसका नाम देंगे, ये तो कोल्ड होगी और इसका नाम जो होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है, हिंद महासागर की तीनों जलधाराएं आपको समझ में आ गई होंगी। ऊपर से एक करंट चली साउथ इक्वेटोरियल करंट, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक तो मोजाम्बिक जलधारा और एक अगुलहास की जलधारा। दोनों कैसी होंगी? गर्म यानी हॉट करंट्स होंगी। और ये नीचे एक ड्रिफ्ट बह रही है और बाद में आगे चलकर यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होगा जो विषुवत रेखा की तरफ गति करेगी और इसका नाम होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा यानी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो आपको ये जलधाराएं पता चल गई होंगी, ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है। आप यदि मैप के द्वारा सीखेंगे तो आप जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को रटोगे, मैंने आपको 4 ये 1 2 3 4 5 ये हैं, 3 ये हैं, 8 और 3 11, अगर इन 11 को लिख कर दे दूं और इनके सामने लिख दूं आपसे कि ये गर्म है और ये ठंडी जलधारा है, तो आप इनको आसानी से याद नहीं कर पाओगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर यदि आप मैप से याद रखोगे, जैसे यहाँ पर है ये करंट यहाँ से चली और फ्लोरिडा के तट से टकराई, तो जब यहाँ फ्लोरिडा है तो इसका मतलब फ्लोरिडा की जलधारा बनी और यहाँ कैसी बनेगी? गर्म, क्योंकि ये पानी कैसा है? गर्म। ऊपर जाकर गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर का पानी ठंडा है तो नीचे आएगा तो ये ठंडी जलधारा। नॉर्वेजियन ऊपर की तरफ गर्म, नीचे कैनारी ठंडी जलधारा। इसी तरह से ब्राजील की जलधारा, ब्राजील कहाँ? इक्वेटर के पास में, तो इक्वेटर के पास में जो जलधारा बनेगी ब्राजील की जलधारा, ये गर्म जलधारा बनेगी। फॉकलैंड कहाँ पर है? नीचे पोल्स की तरफ, तो यहाँ पर ठंडी जलधारा बनेगी। इसी तरह से बेंगुला की जलधारा जो नीचे से आती है तो ये कैसी बनेगी? ठंडी। इसी तरह से दोनों गर्म और ये ठंडी। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी कि गर्म और ठंडी जलधारा का निर्माण क्यों होता है। यहाँ पर जलधारा का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर मानसून का प्रभाव होता है, इस वजह से यहाँ पर जलधारा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। देखिए, प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं चलती हैं उनके बारे में यदि हम देखें, ये प्रशांत महासागर है, इसे हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, इसे साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब इनकी जलधाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रत्येक महासागर में जो जलधाराएं चलेंगी इसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और नीचे वाली जो जलधारा होगी विषुवत के, इसे साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो जब ये जलधारा आगे मूव करेगी तो ये यहाँ इस तट से टकराएगी तो इस जलधारा का, सॉरी ज़्यादा दूर बढ़ गया। देखिए, यहाँ पर एक देश और है जो जापान। ठीक है, अब ये करंट यहाँ से बढ़ेगी तो इसी का नाम पड़ेगा क्यूरोशियो की जलधारा। क्या नाम है इसका? क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो जलधारा, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, क्यूरोशियो जलधारा। और कैसी जलधारा? गर्म, क्योंकि ये इक्वेटर के पास से बनकर निर्माण हो रहा है इसका और ये पोल्स की तरफ गति कर रही है। अब ये जब ये करंट आगे बढ़ेगी तो एक पार्ट इधर चला जाएगा और इसी का ये पार्ट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इस करंट का नाम हो जाएगा आपका जापान की जलधारा। जापान की जलधारा, ये तो क्यूरोशियो जलधारा, क्योंकि यहाँ से जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ तक आई तो इस जलधारा का नाम क्या हुआ? क्यूरोशियो जलधारा। और इसका एक पार्ट जापान की तरफ इधर मुड़ गया, इसे बोलेंगे हम जापान की जलधारा। ठीक है, तो आपको इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ मैं, जापान की जलधारा। ठीक है, अब आर्कटिक ओशियन से एक जलधारा निकलेगी। 1 मिनट मार कर ले लूँ मैं। देखिए, ये आर्कटिक ओशियन है,
तो इस आर्कटिक ओशन से एक जलधारा आएगी और वो कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। तो इसका नाम जो होगा वो होगा ओयोशियो की जलधारा। इसे ही हम ओयोशियो या क्यूराइल, इसके दो नाम हैं, ओयोशियो या क्यूराइल जलधारा। तो इस जलधारा को हम कहेंगे ठंडी जलधारा और इसका नाम क्या होगा? ओयोशियो जलधारा या फिर क्यूराइल जलधारा। और वही कहाँ से उत्पन्न होगी? आर्कटिक ओशन से बनकर इधर नॉर्थ प्रशांत महासागर में यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एंटर करेगी। और जब ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर एक ड्रिफ्ट का निर्माण होगा और जब आगे चल के ड्रिफ्ट इस तट से टकराएगी तो यहाँ पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है कैलिफोर्निया। यहाँ पर जो एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, तो यहाँ से जो जलधारा बनेगी वो कैलिफोर्निया की जलधारा, तो इसी का नाम पड़ जाएगा आपका कैलिफोर्निया की जलधारा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म है। आप ऊपर से पोल की तरफ से जो भी जलधारा आएगी वो ठंडी जलधारा और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगी वो गर्म जलधारा। तो ये कहाँ से आ रही है? ये पोल की तरफ से इस इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। तो ये कैसी? ठंडी। जो मैंने ब्लू कलर से दर्शा रखी है वो कैसी होंगी? ठंडी जलधारा। अब यहाँ पर एक स्टेट है इसका अमेरिका का जिसका नाम है अलास्का। तो इस अलास्का के पास से एक जलधारा का निर्माण होता है जो कि आर्कटिक ओशन की तरफ गति करती है, तो उसका नाम जो है क्या पड़ जाएगा? किसके नाम पर? अलास्का के नाम पर। तो ये जलधारा कौन सी हो जाएगी? अलास्का की जलधारा। इसे हम लिख सकते हैं अलास्का करंट या फिर अलास्का की जलधारा। ठीक है, और कैसी जलधारा होगी? बाय कलर यू कैन से ये गर्म जलधारा होगी। ठीक है, ये गर्म जलधारा इधर की तरफ मूव करेगी। तो आपने नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की जलधाराओं को देख लिया और आप यहाँ पर बता भी सकते हैं कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला और यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो इसका नाम यहाँ पड़ जाएगा क्यूरोशियो की जलधारा। इसका एक पार्ट जापान की तरफ मुड़ जाएगा, इसे हम कह देंगे जापान की जलधारा। और जब ये ऊपर से आर्कटिक ओशन से एक जलधारा निकलेगी जिसे हम कहते हैं ओयोशियो की जलधारा या फिर क्यूराइल की जलधारा, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर एक ड्रिफ्ट का निर्माण होगा यानी एक प्रवाह का निर्माण होगा और ये इस तरफ चल देगी। तो इसी को हम यहाँ से जब ये एक कैलिफोर्निया, अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया से टकराएगी तो यहाँ पर एक जलधारा का निर्माण होगा जिसे हम बोलेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा। और ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा। और यहाँ से जो एक करंट बनेगी अलास्का के पास से, ये गर्म जलधारा आर्कटिक ओशन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्थ पैसिफिक ओशन की जलधाराएं। अब देखते हैं साउथ पैसिफिक ओशन की जलधाराएं। देखिए, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ा और यहाँ पर जाकर ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया। जब ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराएगा तो यहाँ ये कौन सा तट है? ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। मैंने आपको बताया था यहाँ जो जलधारा थी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और यहाँ जो होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो यहाँ जो जलधारा का निर्माण होगा उसका नाम होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ड्रिफ्ट बह रही है यानी एक प्रवाह है पानी का। अब आगे चलकर यहाँ से एक करंट फिर बनेगी जिसे हम कहेंगे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और ये कैसी जलधारा होगी बताने की जरूरत ही नहीं है, पोल्स की तरफ से आ रही है तो कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस स्थान पर यहाँ ये करंट ठंडी ना बनकर कभी कभी इस तरह से एक गर्म जलधारा का निर्माण हो जाता है। इस स्थान पर एक गर्म जलधारा का निर्माण हो जाता है जिसे हम बोलते हैं अल निनो। ठीक है, अल निनो का निर्माण होगा तो ये कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा।
जब गर्म जलधारा होगी तो यहाँ पर बारिश होगी या नहीं होगी? बारिश जरूर होगी, ठीक है। तो ये मानसून को इफेक्ट करता है। जब भी अल नीनो का निर्माण होता है तो मानसून, यहाँ भारत की तरफ जो मानसून आते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। इस पेरू हम्बोल्ट की जलधारा के कारण ये भारत के जो आने वाले मानसून है ये कमजोर पड़ जाते हैं और यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन जब यहाँ पर ये अल नीनो नहीं बनता, अल नीनो जब नहीं बनता, यहाँ पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा बनेगी, तो मैंने आपको बताया था जो ठंडी जलधाराएं होती हैं उनमें वाष्पीकरण की दर यानी पानी के वाष्पित होने की दर कम होती है, और वाष्पीकरण की दर कम होगी तो यहाँ पर पानी का वाष्पन कम होगा तो बारिश कम होगी। इसी वजह से यहाँ पर एक मरुस्थल है चिली में, आटाकामा मरुस्थल, उसी कारण यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है, ठीक है, जब इस ठंडी जलधारा के कारण। लेकिन जब गर्म जलधारा बन जाएगी तो यहाँ पर बारिश अधिक होगी। तो गर्म जलधारा के कारण बारिश क्यों होती है? क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है, इस वजह से गर्म जलधारा के कारण बारिश अधिक होती है और ठंडी जलधारा के कारण बारिश नहीं होती। तो आपको ये कुछ प्रमुख जलधाराएं हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स पर विचार करते हैं कि सबसे तेज चलने वाली जलधारा कौन सी है, जिसकी गति सबसे अधिक है, सबसे अधिक गति वाली महासागरीय जलधारा। तो उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, जो यूरोप का गर्म कंबल भी कही जाती है। वो सबसे तेज चलने वाली गर्म जलधारा है। सेकंड, दूसरी सबसे अधिक गति से चलने वाली, तो दूसरी जो है वो है अगुलहास, जो अफ्रीका के तट पर यानी मेडागास्कर के पास में बहती है, उसे बोलते हैं अगुलहास जलधारा। नंबर थर्ड, इनकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? तो इनकी जो एवरेज स्पीड होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 to 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे तेज अधिक गति चलने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम, नंबर सेकंड पर अगुलहास, और एवरेज स्पीड होती है इनकी 5 to 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपको मैप के द्वारा, देखिए जितनी भी जलधाराएं यदि आप मैप के द्वारा करेंगे, बार बार यही बात कह रहा हूं मैं, मैप के द्वारा करोगे तो बहुत जल्दी और आसानी से सीख सकोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज की जो वीडियो होगी हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स तक या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और उन्हें प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले लेसन के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन और जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा इन सब के क्वेश्चन मैं लाइव आकर, शाम को लाइव आकर, जिससे आप भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें, लाइव आकर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपसे मेरा यही कहना है, पहले इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और वहाँ पर आकर क्वेश्चंस लगाइए, तो ये चीज़ें आपकी परमानेंट पक्की हो जाएंगी, आपको ये याद रहेंगी, आप इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप इन 2 वीडियोस को करिए, फिर मैं इनके क्वेश्चंस भी कराता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।